हेलो एवरीवन, मैं रमा पांडे रमाज लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम मुस्लिम लॉ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मुस्लिम लॉ अभी आपके हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज में पीटी में आपके मुस्लिम लॉ हिंदू लॉ से क्वेश्चंस आते हैं, तो मुस्लिम लॉ को लेकर स्टूडेंट में बड़ा डर रहता है। और एक आपके यूपी एचजीएस हर जुडिशियल सर्विसेज में भी मुस्लिम लॉ पीटी का ही पार्ट है और उसमें मुस्लिम लॉ से क्वेश्चंस आएंगे। तो इस वीडियो में हम उन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर कहती हूँ, और मैंने हर वीडियो में, चाहे वो एमपी की स्ट्रेटेजी हो, अभी आप लोग एमपी देख के आए हैं और एमपी का जो हाल है वो सबको पता है। एमपी आप देख के आए हो, यूपी की स्ट्रेटेजी बताई होगी, कुछ भी बताया हो, स्ट्रेटेजी अलग चीज है। लेकिन पीटी की प्रिपरेशन तो बाद की बात है। हमेशा आपकी प्रिपरेशन मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए। पहले मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन आप कर लीजिए, जब उस स्टेट का नोटिफिकेशन आए तब आप उस मेंस ओरिएंटेड आपने करके रखा है, अब आपको वो एरियाज पर फोकस करना है जो पीटी में पूछे जाते हैं। कभी भी प्रिपरेशन अपने एमसीक्यू बेस्ड मत रखिएगा, ठीक? ये मैं हमेशा कहती हूँ, फिर कह रही हूँ, एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू आपके माइंड को एक ही डायरेक्शन में लेके जाता है। जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आप मान के चलोगे एग्जाम में मेरे सामने ऐसे ही आएगा, और अगर उस स्टेट ने अपना पैटर्न थोड़ा भी इधर उधर कर दिया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी। और ये आपने एमपी में देखा, और एमपी की स्ट्रेटेजी में मैंने बोला भी था कि एमसीक्यू तो बाद की बात है, पहले अपनी प्रिपरेशन तो करिए अच्छी, उसके बाद पेपर से कुछ दिन पहले हम एमसीक्यू उठाते हैं कि अब हमें देखना है कि हम क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं या नहीं, कहीं किसी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हमें उस सेक्शन को दोबारा पढ़ना। एमसीक्यू से पढ़ाई नहीं होती, तो आप लोग ऐसा कभी मत करिएगा। आप जब भी जिस एग्जाम को दीजिए पूरी डिटेल में पढ़ाई करिए, और एमसीक्यू अपने आप को चेक करने के लिए लगाया जाता है। ये नहीं है कि हमें कोई एग्जाम देना तो मैं उसके एमसीक्यू लगा लूं, बिल्कुल मत करिए। पीटी नहीं निकलेगा, निकल जाएगा तो मेंस में क्या करोगे फिर? तो ऐसी प्रिपरेशन मत करिए, आराम से पढ़िए। पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, शॉर्टकट ऐसे नहीं होते हैं कि रट रट के जाना है, ऐसे कभी सिलेक्शन भी नहीं होता। तो पढ़ाई अच्छे से करिए। और हाँ, स्ट्रेटेजी केवल इस चीज की होती है कि क्या आता है, कौन से पोर्शन अक्सर करके पूछे जाते हैं, उसमें मुझे अच्छा फोकस करना है, उसमें मुझे अच्छे आंसर राइटिंग बनाने हैं, उसमें मुझे केस लॉज अच्छे करने हैं, ठीक है? तो प्रिपरेशन बढ़िया रखिए अपनी। और जिन लोगों ने केवल एमसीक्यू रटे होंगे ना, उनको एमपी में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा बदला था। क्वेश्चन तो पेपर टफ नहीं था, पेपर बिल्कुल टफ नहीं था। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनका तो आराम से निकल जाना है, लेकिन जो केवल रट के गए थे एमसीक्यू लास्ट ईयर के, वो एकदम सरप्राइज हो गए होंगे कि भगवान ये कैसा पेपर आ गया, ये तो थोड़ा अलग हो गया। तो फिर वैसे ही टेंशन हो जाती है और पेपर गड़बड़ हो जाएगा, आती हुई चीजें गड़बड़ होंगी आपकी। तो ये मत करिए, आराम से पढ़िए और एमसीक्यू केवल अपने आप को टेस्ट करने के लिए लगाइए। ओके, अब हम बात कर रहे हैं मुस्लिम लॉ की। तो देखिए, मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ है, इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड तो अप्लाई नहीं होता, तो मुस्लिम जो है अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं। अब बात करते हैं कि मुस्लिम कौन, सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ क्वेश्चन। जैसे हम लोग हिंदू लॉ पढ़ते हैं ना, तो पहले हमने पढ़ा है कि हु इज हिंदू, ये हिंदू मैरिज एक्ट किस पर अप्लाई होता है। इन द सेम मैनर जब हम लोग मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे तो सबसे बड़ी बात ये है कि मुस्लिम कौन है। तो मुस्लिम दो तरह से हो सकते हैं, एक तो मुस्लिम बाय बर्थ, और दूसरा तरीका होता है, आप लोग को पता होगा, एक तो है बाय बर्थ, ठीक है? जबकि फैमिली में उनके फादर एंड मदर मुस्लिम है, तो वो उनका जो बच्चा है वो मुस्लिम होगा, अगर उनके दोनों पेरेंट्स। तो मुस्लिम बाय बर्थ में दो सिचुएशन होती हैं, एक तो जिसके दोनों पेरेंट ही मुस्लिम है, तो वो बच्चा भी मुस्लिम माना जाएगा। एक दूसरी सिचुएशन होती है जहां पर दोनों में से एक पेरेंट तो मुस्लिम है और दूसरा हिंदू है, तो आपको देखना होगा कि उस बच्चे का अपब्रिंगिंग कैसे की गई है। लाइक आप राजीव गांधी की सिचुएशन में आप देख सकते हो, तो वो देखना होता है आपको कि अपब्रिंगिंग कैसे हुई है। तो अगर अपब्रिंगिंग मुस्लिम की तरह हुई है तो वो मुस्लिम माना जाएगा, लेकिन अगर अपब्रिंगिंग एक हिंदू और एक मुस्लिम पेरेंट है, तो अगर अपब्रिंगिंग हिंदू की तरह हुई है तो फिर वो बच्चा मुस्लिम नहीं होगा। तो ये तो हो गए बाय बर्थ। दूसरा होता है मुस्लिम का कि वो बाय बर्थ किसी और रिलीजन को था, लेकिन उसने कन्वर्ट कर लिया, तो थ्रू कन्वर्जन भी कोई व्यक्ति मुस्लिम हो सकता है। तो मुस्लिम के दो तरीके, बाय बर्थ और बाय कन्वर्जन। कन्वर्जन भी आप मॉस्क में जाकर कन्वर्जन कर सकते हो, पब्लिक नोटिस के थ्रू कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, मौलवी आपको जो कलमा वगैरह होंगे कुरान के, जो पायस इनके जैसे हमारे मंत्र होंगे, उसी तरह से उसमें कलमा आयतें होती हैं तमाम, तो उनको प्रोनाउंस किया जाता है और वो बोलते हैं,
और इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि मेरा जो फेथ है अब वो एक गॉड में है जो कि अल्लाह है, तो वो फिर कन्वर्जन के थ्रू मुस्लिम बन सकते हैं। ठीक है, तो मुस्लिम आपके ये दो हो गए। अब कन्वर्जन से रिलेटेड आपके केस लॉ पूछा जा सकता है कि कन्वर्जन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो देखिए, अगर कोई कन्वर्ट करता है, क्योंकि देखिए हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में जब आप देखते हो तो कोई हिंदू केवल एक ही मैरिज कर सकता है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉज में 4 मैरिजेस अलाउड है। तो क्या कोई कन्वर्जन इस उद्देश्य से करे कि कल को मैं 4 शादी करूंगा, या कन्वर्ट होते ही दूसरी शादी कर ले और पहली वाली को डिवोर्स ना दे, तो क्या होगा? इस पर एक लीडिंग केस है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि अगर किसी हिंदू की पहले से शादी हो रखी है और उसने कन्वर्जन कर लिया, तो आपको अगर सेक्शन 13 याद होगा हिंदू मैरिज एक्ट का, कंपैरिजन करके चलो, सब्जेक्ट तो दोनों ही आने हैं आपके पीटी में, हरियाणा में भी और एचजीएस में भी। तो अगर आप सेक्शन 13 आपको याद हो हिंदू मैरिज एक्ट का, तो उसमें एक ग्राउंड है कन्वर्जन। सो कन्वर्जन इज ओनली अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। कन्वर्जन केवल ग्राउंड है, और आप जो पार्टी है वो कन्वर्जन के आधार पर कि भाई दूसरे पार्टी ने ना, दूसरे मेरे हस्बैंड ने या वाइफ ने अपना धन परिवर्तन कर लिया है, तो ऑन द ग्राउंड ऑफ कन्वर्जन दैट पार्टी में ऑब्टेन डाइवोर्स। इट इज नॉट द ऑटोमेटिक डाइवोर्स, इट इज नॉट दी कि पार्टी का आपका ऑटोमेटिक ही डाइवोर्स हो जाए, ऐसा नहीं है। पार्टी को कोर्ट में जाना पड़ेगा डाइवोर्स को ऑब्टेन करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा, इसमें एक व्यक्ति जिनकी एक शादी हुई, हिंदू है, और उसके बाद इन्होंने कन्वर्जन कर लिया और उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। कोर्ट ने कहा अभी तो पहली मैरिज चली रही थी और आपने दूसरी शादी कर ली कन्वर्ट होते ही, तो वो मैरिज कोई वॉइड तो हो नहीं गई। हिंदू जो वाइफ थी उसके राइट्स का क्या होगा? तो इसमें क्लियरली कहा कि कन्वर्जन से जो फर्स्ट हिंदू मैरिज है वो अपने आप वॉइड नहीं होती है, बल्कि कन्वर्जन के ग्राउंड पर आप वॉइड करा सकते हो। और कन्वर्जन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसको समझिए। कन्वर्जन का उद्देश्य केवल ये होना चाहिए कि आपका फेथ अल्लाह में है। ये नहीं कि कन्वर्जन करके हम फिर शादियां करेंगे। ये आपका अगर केवल इसी ग्राउंड पर आप कन्वर्जन कर रहे हैं तो वो आपका कन्वर्जन या वैलिड नहीं होगा। और दूसरी चीज, कन्वर्जन अपनी इच्छा से होना चाहिए, खुद आपकी विश्वास है अल्लाह में, इस बात पर होना चाहिए, कोई जबरदस्ती आपसे कन्वर्जन ना कराए। इस पर एक और लीडिंग केस है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का। ओके, दूसरी चीज, अब हमने मुस्लिम देख लिया, कन्वर्जन देख लिया, दूसरी चीज आती है कि सोर्सेस क्या है मुस्लिम लॉ के। इससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सोर्सेस क्या है मुस्लिम लॉ के। तो मुस्लिम लॉ के देखिए 2 सोर्स हैं, एक तो है प्राइमरी सोर्स और एक है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स की बात करेंगे तो जो बेस्ट सोर्स माना जाता है मुस्लिम लॉ का, वो माना जाता है कुरान। ओके, कुरान इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट सोर्स ऑफ द मुस्लिम पर्सनल लॉ। व्हाटएवर रिटन इन द कुरान, ऐसा माना जाता है कि ये अल्लाह के द्वारा कही गई बातें हैं, और जो कि वेलफेयर के लिए, जो मैनकाइंड के लिए, जो वेलफेयर के लिए है, वो अल्लाह ने कुरान में लिखा है। तो ये अल्लाह की बात है, तो इसको कोई रिवर्ट नहीं कर सकता। इस पर किसी भी तरीके का अब फर्दर इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुरान में लिखा गया है। और कोई भी चीज जो कॉन्ट्राडिक्टरी है कुरान के, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में वैलिड नहीं होगी। तो कुरान जो मोस्ट अथॉरिटेटिव और जो मोस्ट रिलायबल सोर्स है वो आपका कुरान होता है, बिकॉज इसका जो ओरिजिन है वो डिवाइन ओरिजिन माना जाता है, एंड इट इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट सोर्स ऑफ द मुस्लिम पर्सनल लॉ। देन सेकंड, प्राइमरी में ही सेकंड सोर्स होता है, वो है सुन्ना और अहदीस। ठीक है, सुन्ना ये क्या है? ये आपके, आप कह सकते हो कि ये ट्रेडिशंस हैं जो मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद थे, इनको माना जाता है कि ये प्रॉफिट मोहम्मद, ये पैगंबर थे, और इन्होंने जो भी कुछ कहा वो अल्लाह के गाइडेंस में और डायरेक्शन में कहा। इनके जो ट्रेडिशंस, इनके जो भी ट्रेडिशंस, इन्होंने जो भी कहा, जो सेइंग्स थी इनकी, किसी पॉइंट पर इनके जो व्यू पॉइंट थे, वो भी कंसीडर किए जाते हैं एज दी सोर्स। वो भी सोर्स माने जाते हैं मुस्लिम लॉ के। ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के। तो किसी पॉइंट पर, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर प्रॉफिट मोहम्मद ने जो कहा है वो भी बहुत ही रिलायबल माना जाता है, और वो भी आपका सोर्स माना जाएगा। तो ये हो गया आपका कुरान बेस्ट है। आफ्टर दैट, उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो सुन्ना और हदीस। वो क्या है? वो मोहम्मद पैगंबर की सेइंग है, उनके प्रीचेस हैं, उनके ट्रेडिशंस हैं। देन आप आते हैं इज्मा। इज्मा क्या है? देखिए, जिस पॉइंट पर कुरान और सुन्ना कुछ नहीं बोलते, कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जिस पर कुरान साइलेंट हो,
कुरान में कुछ नहीं लिखा उस विषय पर, सुन्ना में कुछ नहीं लिखा उस विषय पर, है ही नहीं। मोहम्मद पैगंबर की भी उस पर कोई बात नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो जो जूरिस्ट होते थे, जिनको कहा जाता था मुस्तहिद, मुस्तहिद एम यू जे है मुस्तहिद, तो मुस्तहिद जो जूरिस्ट होते थे, उनकी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या ओपिनियन है, ओके, उनका जो व्यू पॉइंट उस पर्टिकुलर, क्योंकि उनको ज्ञान है इस विषय पर, तो उनकी जो ओपिनियन होती थी वो आपकी कहलाती थी इज्मा, और ये इज्मा भी सोर्स माना जाता है मुस्लिम पर्सनल लॉ का। देन फोर्थ, प्राइमरी में ही जो चौथा सोर्स है वो होता है कयास। जैसे हम लोग जानते हैं ना, कयास मतलब अंदाजा लगाना, कुछ कुछ वैसा ही है। अब कयास क्या है? मान लीजिए सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना तो कुरान में है, ना तो सुन्ना में है, ना हदीस में है, ना आपके इज्म, कोई जूरिस्ट ने भी उस पर अपना कोई व्यू पॉइंट नहीं दिया। अचानक से हमारे सामने ये प्रॉब्लम आ गई, इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कयास। कयास में क्या किया जाता है? वैसी ही मिलती जुलती ऐसी ही इसी तरह की प्रॉब्लम्स पर, सोसाइटी में जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, इन पर किस तरीके का टेक्स्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ में अवेलेबल है, उनका पूरा देखा जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है, और उन प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन दिया होगा, उस सॉल्यूशन के बेसिस पर ही ये जो नई प्रॉब्लम आई है, इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। सो ये कयास बेस्ड है कि उस पर वैसा सॉल्यूशन होगा तो इस प्रॉब्लम का भी ऐसा ही होगा, ये होता है कयास। ओके, देन ये प्राइमरी हो गए। आफ्टर दैट आप क्या आते हैं? सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स में आपके कस्टम हो गए, यूजेस हो गए, जुडिशियल डिसीजन हो गए किसी पॉइंट पे। तो ध्यान रखना, पहला तो मुस्लिम पर्सनल लॉ ही माना जाएगा, बट सेकेंडरी सोर्ट आपके जुडिशियल डिसीजंस भी हैं किसी पॉइंट पर, ठीक है। और जुडिशियल डिसीजन हो गया, लेजिस्लेशन हो गया, कि किसी पॉइंट पर जो कानून बना दिया गया होगा वो आपका सेकेंडरी सोर्स माना जाएगा। ओके, अब आप आओ मैरिज पर। मैरिज पर आइए, जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ में निकाह माना जाता है। अब आप जब मुस्लिम पर्सनल लॉ के निकाह को देखोगे ना, तो निकाह के बारे में क्या कहा गया है कि निकाह जो है वो बहुत सारे लोगों ने, बड़े जूरिस्ट ने, इवन मुल्ला ने भी कहा है कि निकाह इट इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर आप कॉन्ट्रैक्ट से और इसको कंपेयर, हालांकि मेंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, बट पीछे की बात हम करें, सिविल कॉन्ट्रैक्ट इसके फॉर्मेशन से रिलेटेड है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में एक तरफ से ऑफर होता है, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस होता है, बीच में कंसिडरेशन होती है, ऑब्जेक्ट लॉफुल होता है, देन एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ऐसे ही निकाह की बात है, तो निकाह में भी एक पार्टी ऑफर करती है, इधर से ऑफर आता है, दूसरा पक्षकार उसको कबूल करता है, एक्सेप्टेंस होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन होती है, उसी तरह से इस निकाह में एक अमाउंट होता है जिसको मेहर या डावर कहते हैं। ओके, मेहर या डावर कहते हैं। दैट इज द रीजन कि निकाह को कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। लेकिन मेंस में जब आप, खैर ये मेंस का पॉइंट है, लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसे कि हमने जैसे पढ़ा है, और अगर आपको लिखना होगा मेंस में, तो मत बताइएगा कि इट्स अ प्योर कॉन्ट्रैक्ट। इट इज नॉट द प्योर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का कुछ रिलीजियस पर्पस नहीं होता है। ये हमें पता चलता है इट्स अ प्योर लीगल टेक्निकल मैटर, जिसमें केवल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कुछ शर्तें देखी जाती हैं। अगर वो कंडीशन पूरी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ऑन द अदर हैंड, जब निकाह होता है, तो जो मौलवी होते हैं ना, काजी है ना, और वो वहां पर कुछ कलमा पढ़ते हैं कुरान की, कुछ आयतें पढ़ी जाती हैं। तो ये दिखाता है कि निकाह का उद्देश्य, इट्स नॉट ओनली द कॉन्ट्रैक्ट ना, इसका कुछ रिलीजियस पर्पस भी है। तभी तो हम जो पायस हमारी आयतें हैं, सुन्नतें हैं, हम उनको पढ़ रहे हैं। अगर इसका कोई रिलीजियस उद्देश्य ना होता तो क्यों पढ़ते? फिर तो एक ऐसे पेपर आता, और एक तरफ से पार्टी प्रपोज करती, दूसरी एक्सेप्ट करती, और वो जो अमाउंट है वो लिखते, हो गई शादी, हो गया कॉन्ट्रैक्ट। क्या जरूरत थी इसको इस तरीके से करने की? क्या जरूरत थी कुरान की वो पायस आयतें पढ़ने की? ओके, तो ये बताता है कि ये केवल कॉन्ट्रैक्ट। खैर, अब निकाह से क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपके एग्जाम में? देखो, निकाह से कई सारे टॉपिक हैं जो रिलेटेड हैं। एक तो काइंड की बात आती है निकाह में, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है, सही क्या है, बातिल क्या है, फासिद क्या है। तो देखो, दो तरीके की कॉन्सेप्ट है। एक तो होता है वैलिड मैरिज, ठीक, सबको पता है वैलिड मतलब जो सही है, वैलिड मतलब जो सही है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में आओगे तो आपको कुछ कंडीशंस दिखेंगी, उनका कॉन्ट्रावेंशन नहीं होना चाहिए। सेक्शन 5 में कुछ कंडीशंस बताई गई। अगर वो उनके कुछ कुछ कंडीशन तो ऐसी हैं जो आपने अगर
कॉन्ट्रावीन कर दिए लाइक सपिंडा या प्रोहिबिटेड मैरिज में कर लिया तो मैरिज वॉइड हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहां पर मैरिज वॉइडेबल होगी, बिल्कुल वैसे ही मुस्लिम लॉ में है। ठीक, अगर एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में निकाह किया गया है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में निकाह किया गया है, तो वो निकाह होता है वॉइड। क्या होगा? एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में किया गया निकाह वॉइड। ठीक है, वॉइड मतलब बातिल, बातिल, बी ए बातिल, तो बातिल वॉइड, बिल्कुल बी भी है ना, तो वहां पर वी है, यहाँ पर बी है, बस इतना अंतर है। तो वॉइड और बातिल एक ही होता है जब एब्सोल्यूट प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन करके। एब्सोल्यूट प्रोविजन वो प्रोविजन है जिनमें शादी हो ही नहीं सकती, वो क्या है? एब्सोल्यूट प्रोविजन तीन तरीके हैं, एक तो कॉन्सेंगिटी, दूसरा एफिनिटी, और तीसरा है फॉस्टरेज। ठीक, कॉन्सेंगिटी होती है जहां पर एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन लगा है कि आप अपने असेंडेंट डिसेंडेंट से विवाह नहीं कर सकते, निकाह नहीं कर सकते, कॉन्सेंगिटी में आता है। एफिनिटी, एफिनिटी ये प्रोहिबिशन है रिलेटेड टू द मैरिज। जैसे कोई भी शौहर अपनी बेगम की मम्मी से, ठीक है, उनकी मदर से, ठीक है, तो उनकी चाची से, उनकी ताई से, उनकी कल को बेटी से, तो जो प्रोहिबिशन मैरिज के थ्रू आते हैं, मैरिज की तरफ से आते हैं, वो आएंगे एफिनिटी में। ओके, जो आपके प्रोहिबिशन, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन कि आप अपने असेंडेंट या डिसेंडेंट से नहीं कर सकते, वो आपके कॉन्सेंगिटी में आएंगे। और तीसरा होता है आपका फॉस्टरेज। फॉस्टरेज, फॉस्टरेज क्या होता है? फॉस्टरेज रिलेशनशिप, जैसे कि किसी हस्बैंड के, मुस्लिम में 4 शादियां अलाउड है, कोई शौहर है हस्बैंड एच, उसने डब्लू से निकाह किया, इस डब्लू के बच्चा हुआ, लेकिन ये जो डब्लू है वो कोमा में चली गई, या उसकी तबीयत इतनी खराब है कि वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो अपने बच्चे को फीड करा सके। उसी तरफ इस एच की दूसरी भी वाइफ थी W1, उसी समय उसको भी बच्चा डिलीवरी हुई थी, तो इस जो डब्लू का बच्चा है इसको फीड कराया W1 ने। तो ये W1 एच की जो दूसरी पत्नी है और इस बच्चे के बीच का जो रिलेशन है वो बन गई फॉस्टरेज मदर। और ये जो कल को W1 के जो बच्चे होंगे और ये डब्लू का बच्चा जिसने W1 से फीड किया है, ओके, तो ये बच्चे आपस में फॉस्टरेज रिलेशनशिप में रिलेटेड होंगे और ये कल को आपस में शादी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फॉस्टरेज प्रोविजन होता है। तो ऐसे जो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन होते हैं, अगर इनमें किसी ने मैरिज की, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, वो मैरिज वॉइड होगी, बातिल होगी। ओके, अब दूसरा एक और प्रोहिबिशन होता है, वो होता है उसको बोलते हैं हम रिलेटिव प्रोहिबिशन। एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है, मतलब ये ऐसा प्रोहिबिशन है जिसको कि होना नहीं चाहिए था। मतलब विवाह में, निकाह में ये अगर ना रहता रिलेटिव प्रोहिबिशन तो अच्छा होता, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से जो निकाह है वो इर्रेगुलर हो जा रहा है। इर्रेगुलर जो हिंदू मैरिज एक्ट में वॉइडेबल है ना, वो यहाँ पर इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर को बोलते हैं वॉइडेबल जो है, इर्रेगुलर जो है, इर्रेगुलर टर्म यूज हुआ है मुस्लिम पर्सनल लॉ में, इसको बोला जाता है फासिद। ओके, इर्रेगुलर है, तरीके की फसाद है ये, है ना, एक फैक्ट, एक कोई चीज कंडीशन इसमें आ गई और ये अपने आप में फसाद बन गया, अब ये वैलिड है कि वॉइड होगा, ये इर्रेगुलर बन गया, इर्रेगुलर है, इट इज नॉट वैलिड, तो ये अपने आप में फसाद है, तो आप ऐसे समझ लो ये हो गया आपका फासिद। ओके, अब ये रिलेटिव प्रोविजंस होती क्या है? देखो रिलेटिव प्रोविजंस है लाइक दी, रिलेटिव प्रोविजंस है, पहला होता है इसमें अनलॉफुल कंजंक्शन। अनलॉफुल कंजंक्शन ये क्या? ये कहता है कि कोई मुस्लिम है जो कि 4 शादियां कर सकता है, अब इसकी वाइफ है डब्लू, ओके, अब ये दूसरी शादी जो है वो किसी ऐसी महिला से नहीं कर सकता है जो इस डब्लू से ऐसे रिलेटेड हो कि कल को डब्लू और वो जो दूसरी W1 से शादी करने जा रहे हैं, अगर ये ऑपोजिट सेक्स होते तो आपस में शादी ना कर सकते। मतलब कि डब्लू की बहन से, डब्लू की बहन से ये आज शादी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये डब्लू और W1 मेल और फीमेल होते तो एब्सोल्यूट में आ जाते, तो ये शादी नहीं कर सकते थे। तो यही कह रहा है कि जब दो पत्नियां आपस में, दो पत्नियों के बीच आप देखोगे कि क्या इनके रिश्ते एब्सोल्यूट प्रोविजन वाले तो नहीं है, अगर वो एब्सोल्यूट प्रोविजन वाले से आ रहे हैं, कॉन्सन्युइटी, एफिनिटी या फॉस्टरेज से, तो आप ये दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो शिया में तो रेगुलर मैरिज होती नहीं है, शिया में रेगुलर मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल सुन्नी में होता है। तो अगर किसी सुन्नी ने कर लिया तो ऐसी मैरिज मानी जाएगी फासिद, इर्रेगुलर। ओके,
दूसरा होता है अगर किसी मुस्लिम ने 5वीं शादी कर ली, चौथी चारों चल रहे हैं और 5वीं कर ली, तो ये 5th मैरिज जो होगी वो क्या हो जाएगी, इर्रेगुलर, फासिद हो जाएगी। सुन्नी में, शिया में नहीं होता। इद्दत पीरियड के दौरान आपने कर ली, ठीक है। अभी इद्दत पीरियड क्या है इसको बताएंगे हम, और ये मुस्लिम लॉ की मैं 2 वीडियो बनाऊंगी क्योंकि एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो इद्दत के दौरान अगर शादी कर ली, इद्दत पीरियड देखो, इद्दत पीरियड 2 होते हैं। एक मैरिज के डिसॉल्व होने पर जो मुस्लिम महिला है, इसको इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व करना पड़ता है। ये इद्दत पीरियड 2 होते हैं, ओके। एक 2 पीरियड होंगे, एक तो होगा डाइवोर्स पर, एक इद्दत पीरियड आपका डाइवोर्स का होता है, और दूसरा इद्दत पीरियड आपका होता है मैरिज डिसॉल्व होने के 2 तरीके हैं। तो बाय द एक्ट ऑफ पार्टी डिसॉल्व हो गई, डाइवोर्स कर दिया, और दूसरा होता है अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो दोनों में इद्दत पीरियड की जो समय सीमा है वो अलग अलग दी गई है। इद्दत को अभी हम नेक्स्ट पर आएंगे तो बताएंगे, क्योंकि इद्दत से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस है, ठीक है। तो अगर किसी ने इद्दत पीरियड के दौरान, मतलब वो 4 महीने का 3 महीने का जो पीरियड है उसको कंसिडर नहीं किया, आपने उसको ब्रीच करके अगर मैरिज कर ली है, तो इद्दत के दौरान कर ली। इद्दत पीरियड बेसिकली होता है टू असरटेन द पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की पैटर्निटी की, ये बच्चा किसका है, ठीक है। तो आपने वो पीरियड पूरा होने ही नहीं दिया और बीच में ही शादी कर ली, तो ऐसी मैरिज जो है वो इरेगुलर मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका एक और है कि अगर ड्यूरिंग दी पिलग्रिमेज, अगर वो आप जा रहे हैं पिलग्रिमेज पर, ठीक है, और उस समय आपने अगर मैरिज कर ली है, ठीक, उस समय अगर मैरिज किया तो वो मैरिज भी आपकी इरेगुलर मानी जाएगी। देन आपका एक होता है अलकफत, कि मैरिज जो है वो बिटवीन दी सेम सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वाले लोगों के बीच में होनी चाहिए। अगर हस्बैंड और वाइफ जिनके बीच निकाह हुआ है, उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वो एक नहीं है, मतलब कोई बड़ा अमीर है, कोई दूसरा बड़ा ही गरीब है, ठीक है, तो फिर वैसी सिचुएशन में वो मैरिज जो मानी जाती है वो आपकी इरेगुलर मानी जाएगी। तो आप थोड़ा सा इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। इरेगुलर मतलब फासिद, वॉइड मतलब बातिल, और ना अगर निकाह प्रॉपर हुआ है, ना तो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में और ना तो रिलेटिव प्रोहिबिशन में, तो वो सही है। और सही है मतलब वैलिड है, तो जो वैलिड होता है उसी को मुस्लिम पर्सनल लॉ में सही बोला जाता है, SAHIH, सही, ठीक है। तो ये 3 तरह के हो गए, सही, बातिल और फासिद, ये आप तीनों समझ गए। अब आप आओ डावर क्या होती है। डावर, अब देखो डावर समझने के लिए आपको क्या समझना है, जब भी निकाह होता है, एक निकाह नामा होता है, इट इज द डॉक्यूमेंट जिसमें दोनों लोगों के नाम लिखे जाते हैं, किस जगह कब, ठीक है। तो निकाह नामा एक वो डॉक्यूमेंट होगा, और इस निकाह नामा में वो रकम भी लिखी जाती है जो बेगम को दी जाएगी, ठीक है, कि इतने डावर, इसको मेहर बोलते हैं। तो मेहर की रकम भी उस निकाह नामा में लिखी जाती है। तो जो निकाह नामा होगा इसी के अंदर मेहर नामा होता है। तो आपसे पूछ ले मेहर नामा क्या है, तो मेहर नामा निकाह नामा का हिस्सा होता है, और उस निकाह नामा में ही, उस मेहर नामा में ही वो मेहर का जो अमाउंट होता है वो लिखा जाता है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, निकाह में जो सुन्नी है उसमें विटनेसेस की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन शियाज में किसी विटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब शिया में निकाह हो रहा है आपको विटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन सुन्नी में निकाह हो रहा है तो 2 विटनेस होने चाहिए। अब 2 विटनेस कौन, दोनों विटनेस मेल होने चाहिए, मेल एडल्ट मेंबर होने चाहिए। लेकिन कोई कारण है तो एक मेल है और दूसरी फीमेल है, तो एक मेल हो या तो और फीमेल है तो वो फीमेल, फिर एक मेल को सब्स्टिट्यूट करके अगर आपने फीमेल रखा है ना, रखी है, तो वो फीमेल फिर 2 होनी चाहिए। मतलब एक मेल है तो एक फीमेल से काम नहीं चलेगा, एक मेल 2 फीमेल हो, और या तो फिर दोनों ही मेल हो, या तो फिर, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप ध्यान रखना कि सुन्नी में विटनेस की रिक्वायरमेंट है, 2 विटनेसेस होने चाहिए, वो साउंड माइंड मेजर हो प्रॉपर, और शियाज में आपको विटनेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। डावर जो होती है वो इंसिडेंटल होती है, ठीक है। डावर अमाउंट जो होता है, डावर अमाउंट इज इंसिडेंटल अपॉन द मैरिज। आप निकाह से पहले भी डावर का अमाउंट भले से पार्टी फिक्स कर ले, बट ये बेगम के पास जाएगा कब, तभी जाएगा वाइफ के पास जब निकाह हो जाए, ओके। अगर निकाह का अमाउंट फिक्स नहीं, वो सॉरी मेहर का अमाउंट फिक्स नहीं भी किया है, तो भी ये मेहर का अमाउंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका डावर या मेहर। अब ये 2 तरह का होता है, एक होता है
मेहर अ मुसम्मा और एक होता है मेहर ए मिसल। मेहर ए मुसम्मा और मेहर ए मिसल, इसको बोलते हैं स्पेसिफाइड डावर और अनस्पेसिफाइड डावर। जो स्पेसिफाइड डावर होती है इसको बोलते हैं मेहर ए मुसम्मा, स्पेसिफाइड डावर को। और जो अनस्पेसिफाइड डावर होती है इसको बोलते हैं मेहर अ मिसल। तो मेहर ए मुसम्मा स्पेसिफाइड डावर क्या लग रहा है, बहुत सिंपल सा है, मतलब कि जो अमाउंट है मेहर का वो उसी टाइम फिक्स कर दिया जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जो मेहर ए मिसल है, मतलब अनस्पेसिफाइड डावर है, इसमें डावर का जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद आपके एक और टर्म आएगी, एक और टर्म आएगी आपके स्पेसिफाइड में ही। स्पेसिफाइड डावर को आप फर्दर दो कैटेगरी और करोगे, एक होता है प्रॉम्प्ट डावर और डेफर्ड डावर। डावर प्रॉम्प्ट और डेफर्ड। प्रॉम्प्ट को बोलते हैं मेहर अ मुअज्जल, मेहर ए मुअज्जल, मुअज्जल। और दूसरी जो डेफर्ड डावर होती है, डेफर्ड डावर, इसको डेफर्ड जो होगी उसको बोलते हैं मेहर ए मुवज्जल। पहले में मुअज्जल है MUAGGAL, और दूसरे में मुवज्जल है मुवज्जल MUWA, मुवज्जल। तो मुवज्जल जो होती है वो डेफर्ड होती है और मुअज्जल जो होती है वो प्रॉम्प्ट होती है। ओके, प्रॉम्प्ट डावर में कोई कंडीशन नहीं होती है, स्पेसिफाइड तो है ही है। और प्रॉम्प्ट डावर भैया जैसे ही शादी हो गई वैसे ही उनको डावर देनी होगी आपको। लेकिन डेफर्ड डावर में क्या होता है, डेफर्ड डावर में जो वाइफ है वो क्लेम करती है डावर ओनली ऑन दी हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफिक इवेंट, कि ये जब होगा तब आपका क्लेम करने का राइट बनेगा। ठीक है, तो ये अंतर है प्रॉम्प्ट और डेफर्ड में। अब दूसरा होता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रॉम्प्ट की रकम क्या होगी, कितनी, कोई क्या अपर और लोअर लिमिट है? तो बड़ा अच्छा है, देखो शियाज में तो अपर लिमिट कर दी है, क्या 500 दिरहम। दिरहम, अब दिरहम क्या है? दिरहम आपकी एक करेंसी होती है, ठीक है। ये UAE में बहरीन की करेंसी है आपकी दिरहम। तो दिरहम क्यों, इसको ही दिरहम को ही क्यों माना? ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद ने अपनी जो बेटी थी उनकी शादी में यही दिया था, तो वही प्रचलन चल गया है कि आप डावर में उसी को माना जाता है। तो 500 दिरहम उसके इक्विवेलेंट, अब दिरहम थोड़ी ना लाओगे, उसके इक्विवेलेंट राशि। तो शियाज में 500 दिरहम इज द अपर लिमिट, 500 दिरहम। एंड सुन्नीज में बढ़िया है, कोई अपर लिमिट नहीं है, जितना देना चाहो दे लो, बट लोअर लिमिट है कि आप 10 दिरहम से नीचे नहीं जा सकते। ओके, इस चीज को ध्यान रखना। अब आपकी ये डावर की रकम आती कब है, वाइफ में वेस्ट कब होती है? तो जब शादी हो जाएगी तब ये डावर की जो रकम है वो वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड का आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए। अगर देखो अगर स्पेसिफाइड डावर है तो क्लियर है कि वाइफ को इतनी डावर देनी है, इतना मेहर रकम देना है। लेकिन अगर अनस्पेसिफाइड है तो क्या करोगे? तो कोर्ट जब अनस्पेसिफाइड डावर का अमाउंट फिक्स करती है ना, तो कोर्ट देखती है कि क्या ट्रेडिशंस, इनकी फैमिली में कितना अमाउंट फिक्स किया जाता है, व्हाट इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ दैट गर्ल, इनके आसपास के रिश्तेदारियों में, इनके परिवार में अभी तक कितनी मेहर इसमें फिक्स की जाती है। तो वो बहुत सारी चीजें क्वालिफिकेशन को देखकर, कैपेबिलिटी भी देखी जाएगी भाई हस्बैंड की भी, है ना। तो उन सबको देखकर ही मेहर की रकम को अनस्पेसिफाइड में तय किया जाएगा। ठीक है, चलिए, ये आपका हो गया। इसके बाद ये प्रॉम्प्ट और आपका ये डेफर्ड डावर। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो डावर का क्लेम है ये कैसा क्लेम है? जो मेहर का क्लेम है वाइफ का, ये अनसिक्योर्ड डेट मानी जाती है, अनसिक्योर्ड डेट। ओके, तो मान लो अगर कोई वाइफ को मेहर का क्लेम करना है और उन्हीं शौहर के अगेंस्ट में 3-4 डेटर और भी हैं, तो कल को अगर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके मान लो सेल भी कराया गया, तो जैसे 3 और डेटर्स को उनका उनका डेट दिया जाएगा ना, एक हिस्सा इस वाइफ को भी दिया जाएगा। आपने अगर CPC में याद हो सेक्शन 73 रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो वैसे ही जो ये वाइफ है वो डेटर बन जाएगी, नहीं सॉरी, है ना, क्रेडिटर बन जाएगी। और क्रेडिटर बन जाएगी और एक वैसे ही ये अपनी जो मेहर की रकम है उसको सेटिस्फाई करा सकती है जैसे कि अदर करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको कोई प्रायोरिटी नहीं मिलती है। जैसे अदर होंगे
जैसे और क्रेडिटर होंगे बिल्कुल सेम उसी पोजीशन में इनको रखा जाता है। इनके पास कोई अलग से प्रायोरिटी नहीं है कि और जो लोग हैं वो पैसा वसूल रहे हैं तो इनको, ये वाइफ हैं तो इनको पहले प्रायोरिटी दें, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जैसे रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में है ना कि गवर्नमेंट अगर कोई है तो गवर्नमेंट ड्यूज को पहले क्लियर कराया जाएगा। सेक्शन 73 का आई थिंक लास्ट क्लॉज है, बिल्कुल क्लॉज 3 या 5 है, आप देख लीजिएगा, इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो बिल्कुल वो यहाँ पर भी लगता है, अगर किसी को निकाह में जो मेहर रकम है उसको आपको सेटिस्फाई कराना है और लेकिन गवर्नमेंट ड्यू भी है तो पहले गवर्नमेंट ड्यू डिस्चार्ज किया जाएगा फिर आपका होगा। ठीक है, तो पर्पस क्या होता है डावर का? देखो पर्पस जो होता है डावर का वो कई है। एक तो कहते हैं कि इट एक्ट एज द कंसिडरेशन एज इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो चलो एक तो हमने मान लिया कि कंसिडरेशन की तरह है। दूसरा, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है वाइफ को, बड़ा अच्छा है। देखो हिंदुओं में तो ऐसा कुछ नहीं होता ना, लेकिन मुस्लिम मैरिज की कितनी अच्छी बात है कि एट द टाइम ऑफ द निकाह उनके मेंटेनेंस की बात उनके परिवार के लोग सोचते हैं। ठीक है, तो ये मेहर की रकम तय करी जाती है, ये एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है और एक तरीके का ये डिटरेंस भी है कि भैया अगर तुमने इनका ध्यान नहीं रखा देन मेहर नामा इसमें फिक्स किया गया है। ठीक है, तो ये एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देती है वाइफ को एडिशनल। ठीक है, तो ये आपका हो गया। एक टर्म होती है खर्चाए पानदान, खर्चाए पानदान। तो ये खर्चाए पानदान क्या होता है भाई? ये जो वाइफ के पिट्टी डेली के खर्चे होते हैं ना छोटे मोटे, उनके लिए खर्चाए पानदान की व्यवस्था की जाती है। ओके, तो ये हमारा मेहर हो गया, टावर हो गया। पर्पस आपको बता ही दिया, एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट और टू गिव द फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये दिया जाता है। मेहर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में डाइवोर्स होने के बाद केवल इद्दत पीरियड तक कोई भी मुस्लिम बाउंड है उनको मेंटेन करने के लिए। ठीक, अब ये प्रॉब्लम आई कि क्या कोई वाइफ 125 में, क्या कोई मुस्लिम वाइफ 125 में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? तो आंसर क्या होगा आपका? यस, बिल्कुल कर सकती है। इसका आपका जो लीडिंग केस है वो आप याद रखिएगा। ठीक है, इसका लीडिंग केस आप लोग को याद रखना है कि यस 125 में कोई भी मुस्लिम महिला मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। केस शाह बानो बेगम वर्सेस अहमद खान 1980 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के बाद ही 1986 का पर्सनल लॉ बनाए गए थे और तमाम 1986 में बनाया गया। और हालांकि अहमद खान के जजमेंट को, शाह बानो वर्सेस अहमद खान के जजमेंट को कि कुछ चीजों को नलिफाई करने के उद्देश्य से ही 1986 का एक्ट लाया। इस अहमद खान, शाह बानो वर्सेस अहमद खान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि 125 इज द सेक्युलर प्रोविजन, ना तो वो हिंदू पर मुस्लिम पर ऐसे नहीं लगता है, इट्स सेक्युलर प्रोविजन और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन। वो जो कि अपने आप को मेंटेन करने में कैपेबल नहीं है, उनके पास कोई सोर्स नहीं है कि वो खुद को मेंटेन कर पाए, ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड की जिम्मेदारी होगी कि जब तक वो दूसरी शादी ना कर ले उनको मेंटेन किया जाए। तो उन्होंने कहा कोई मुस्लिम महिला भी 125 में मेंटेनेंस ले सकती है। इस केस को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका हो गया मेहर से रिलेटेड। और 1986 का एक्ट जो था वो इसी जजमेंट के बाद लाया गया। इस 1986 में यस अलाउ किया गया है कि मुस्लिम महिला मेंटेनेंस ले सकती है 125 में, लेकिन बड़ी सारी प्रॉब्लम भी कर दी इसमें सेक्शन 5 वगैरह ऐड करके। और उन्होंने कहा कि अगर कोई वाइफ, मुस्लिम वाइफ मेंटेनेंस लेना चाहती है तो हस्बैंड वाइफ दोनों को एप्लीकेशन लगाना होगा। अब ये बताओ कौन हस्बैंड राजी होगा एप्लीकेशन लगाने की? भाई उसी को मेंटेन करना है तो उसके ऊपर एक लाइबिलिटी है। वो खुद मेंटेन नहीं कर रहा है तभी तो वो बेचारी आई है कोर्ट में, और जब वो कोर्ट में आई तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो एप्लीकेशन लगाएगा? तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रखी है उसमें कि आपको कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप 1986 के एक्ट को। ठीक है, और नेक्स्ट अब जो होगा, अभी कई सारे टॉपिक हैं, आपका भी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं। डाइवोर्स वगैरह बचा है, ठीक है, डाइवोर्स बचा है, वसीयत बची है, गिफ्ट बचा है, इसको मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।